फ्रेडरिक नीत्शे हो या कोई भी फिलोसोफर, वो केवल ये चाहता है कि उनकी ज़िंदगी और उनकी मदद से आम लोगों की ज़िंदगी में क्लियरिटी आ पाए और आम लोगों को उनकी हकीकत पता चल पाए। और जैसा कि हमने पहले चैप्टर में देखा था कि ट्रुथ यानी सच्चाई इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने न्यूटन को पहले पढ़ा, उसके बाद उन्होंने अपनी रिलेटिविटीज़ की थ्योरी दी। तो शायद हो सकता है कि अगर न्यूटन ना होते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा भी कोई ना होता। तो सच्चाई तक पहुंचने की शुरुआत हमेशा एक कहानी, स्टोरी या मिथ से होती है। जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता पर हमें जानना होता है तो हम फैंटेसीज़ का सहारा लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये बिजली क्यों कड़कती है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि भगवान जी आसमान में फुटबॉल खेलते हैं और जब जब वो बॉल पर लात मारते हैं तो बिजली कड़कती है। तो यहाँ मेरी मम्मी ने इमेजिनेशन या फैंटेसी का सहारा लिया कुछ ऐसा जानने के लिए जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। तो ऐसा नहीं है कि ये जवाब सही है, पर जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था अब कुछ तो मालूम है। और इसी को जॉर्डन पीटरसन कहते हैं मेकिंग अननोन नोन अननोन। तो इसी तरह से जब इंसान ने पूछा कि मरने के बाद क्या होता है तो वहाँ से जन्म हुआ हेवन और हेल का। पर लोगों को दिख रहा था कि मरने के बाद तो शरीर धरती पर पड़े पड़े सड़ जाता है। तो लोगों ने सवाल पूछा कि फिर हेवन और हेल में क्या जाता है या कौन जाता है। फिर दोबारा वहाँ से इंसान ने इमेजिनेशन का सहारा लिया। फिर जन्म हुआ सोल का, कि इंसान के अंदर एक सोल होती है जो मरने के बाद भी ज़िंदा रहती है और हेवन और हेल में जाती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंसान अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके सवालों के जवाब ढूंढता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ खड़ी होती है जब इंसान इन्हीं इमेजिनेशन या कहानियों को सच्चाई समझकर उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। और सच्चाई तक पहुँचना तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, वो उसे रोक देता है। तब जन्म होता है एक ऐसे समाज या लोगों का जो लगभग पागल होते हैं। और जब लगभग सारे लोग पागल होते हैं तो वहाँ जो नॉर्मल बातें करता है या जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें पागल या बेवकूफ़ कहा जाता है। जिसे आज हम रिलीजन कहते हैं वो शायद इंसानों का सबसे बड़ा पहला कदम था सच्चाई की तरफ। रिलीजन में जितनी भी कहानियाँ हैं वो सब कुछ सिंबॉलिक हैं, या फिर कह लो पहला एक्सप्लोरेशन था इंसानों का। पर आम लोगों ने रिलीजन की कहानियों को ही अल्टीमेट ट्रूथ मान लिया। फिर रिलीजन ने ऐसे मंद बुद्धि और पागल आदमी को जन्म दिया जो रिलीजन के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। रिलीजन के नाम पर जितना खून बहा है, भले ही वो इंसानों का हो या जानवरों का, उतना मीनिंगलेस खून कहीं और नहीं बहता। तो इसी रिलीजन और रिलीजियस मैन के ऊपर फ्रेडरिक नीत्शे ने एक चैप्टर लिखा जिसका नाम है रिलीजियस मूड। तो इस चैप्टर में फ्रेडरिक नीत्शे क्रिश्चियनिटी के ऊपर ही लगभग सारी बातें बोलते हैं, पर उनकी बातें हर रिलीजन पर लागू होती हैं। तो हम फ्रेडरिक नीत्शे की बातों को थोड़ा ब्रॉडली समझने की कोशिश करेंगे। तो रिलीजन हमेशा अपने साथ 4 चीज़ों को लेकर आया। पहला बिलीव, यानी जो बोला जा रहा है उसे मान लो, ज़्यादा सवाल या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जहाँ पर भी रिलीजियस लोग पाए जाते हैं वहाँ पर सुपरस्टिशन और बेवकूफ़ियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसी पर फ्रेडरिक नीत्शे बोलते हैं, द क्रिश्चियन फेथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ ऑल फ्रीडम, ऑल प्राइड, ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्पिरिट। इट इज़ एट द सेम टाइम सेल्फ म्यूटिलेशन। ऐसे ही लोग जो डिबेट, आर्गूमेंट्स और डिस्कशन थिंकिंग से भागते हैं और किसी अथॉरिटी की तरफ देखते हैं सही और गलत जानने के लिए, ऐसे ही लोगों को फ्रेडरिक नीत्शे ने स्लेव्स बोला। यानी ऐसे लोग जिनके पास खुद सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, उनकी सारी बातें समाज और रिलीजन से निकल कर आ रही होती हैं। ऐसे ही लोगों को जॉर्डन पीटरसन इडियोलॉजिकली पोजेस्ड बोलते हैं। इसी पर फ्रेडरिक नीत्शे बोलते हैं, ही अंडरस्टैंड नथिंग बट द टिरेनियस इवन इन मोरल्स, ही लव्स एड हिज हेट्स विदाउट नुआंस टू द वेरी डेप्थ, टू द वेरी पॉइंट ऑफ पेन, टू द पॉइंट ऑफ सिकनेस। दूसरी चीज़ जो रिलीजन अपने साथ लेकर आया वो थी सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, कि सेक्स करने से अपने आप को रोको। और समाज में भी ऐसे लोगों को ही इज्जत मिली जिन्होंने अपने आप को रोका। जो तीसरी और चौथी चीज़ रिलीजन अपने साथ लेकर आया वो थी फास्टिंग और सॉलिट्यूड। फास्टिंग यानी खाना खाने से अपने आप को रोकना या खाना खाने में भी सही और गलत देखना।
सॉलिट्यूड यानी समाज से अलग रहना। तुम कभी रिलीजियस आदमी को डिस्को में नाचते हुए नहीं देखोगे। इसी पर फेडरिक नीचे कहते हैं, Wherever the religious neurosis has appeared on earth so far, we find it connected with three dangerous prescriptions as to regime: solitude, fasting, and sexual abstinence, but without its being possible to determine with certainty which is the cause and which is the effect, or if any relation at all of cause and effect exist there. हम सब यानी इंसान जंगल से निकल कर आए हैं। हम सब पहले जानवर थे और जानवरों की तरह ही दिखते थे, पर आज का इंसान जानवरों की तरह नहीं दिखता, पर अंदर से जानवर ही है। तो हमारे लगभग सारे काम जानवरों वाले ही हैं, पर उन सारे कामों में हम रिलीजन को घुसा देते हैं। या ये कह लो, हम सब जानवर हैं इसलिए हमने रिलीजन को जन्म दिया कि हमारे सारे जानवरों वाले काम थोड़े सिविलाइज्ड लगें। जैसे हमें सेक्स करना था तो हमने मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट को बनाया कि हम सब थोड़े सिविलाइज्ड जानवर लगें। जानवरों की तरह ही हम ज़मीन के लिए लड़ते हैं, पर वहाँ पर हम सब सिविलाइज लगें तो हम रिलीजन का सहारा लेते हैं। उसी तरीके से जिन लोगों को पावर में आना था पर उन्हें ये भी दिखाना था कि वो पावर में नहीं आना चाहते, उन्होंने भी रिलीजन का सहारा लिया। और जब रिलीजन के सहारे वो पावरफुल पोजीशन में पहुँच गए तो उन्होंने बोला कि हम पावर में नहीं हैं, वो हमारे गॉड हैं। जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, वहाँ की जो प्रीस्ट क्लास थी सब ने पावर में आने के लिए रिलीजन का सहारा लिया। हमसे अच्छे तो वो आदि मानव या जानवर हैं जो रिलीजन का सहारा नहीं लेते अपने आप को छुपाने के लिए। इसी पर फेडरिक नीचे कहते हैं, वी नॉर्थनर्स अनडाउटेबली डिराइव आवर ओरिजिन फ्रॉम बारबेरियस रेसेस, इवन एज रिगार्ड्स टू टैलेंट फॉर रिलीजन वी हैव पुअर टैलेंट फॉर इट। आगे फेडरिक नीचे ग्रीक कल्चर की तारीफ़ करते हैं, और फेडरिक नीचे केवल यहाँ ही नहीं लगभग हर किताब में ग्रीक कल्चर और लिटरेचर आर्ट की तारीफ़ करते हैं। तो क्या था ऐसा ग्रीक कल्चर में जिसे फेडरिक नीचे इतना पसंद करते थे? हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि कैसे कहानियाँ या मिथ या स्टोरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। मेरी मम्मी ने तो 2 सेकंड में जवाब दे दिया था। ज़रा सोचो, अगर महान लोग घंटों घंटों तक बैठकर किसी सवाल पर सोचें और एक्सप्लोर करें तो किस तरह की कहानियाँ निकल कर आएंगी, उसके अंदर सिंबॉलिज्म कैसा होगा। अगर तुम ग्रीक माइथोलॉजी को देखो तो वहाँ का हीरो भी लगभग विलन की तरह एक्ट करता था। वहाँ के हीरो एकदम अच्छे नहीं होते थे, उनके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट होता था। सिगमंड फ्रॉइड जो काफ़ी फेमस साइको एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ग्रीक माइथोलॉजी से ही उठाए थे, जैसे इडोपस कॉम्प्लेक्स और नार्सिसिज्म। तो ग्रीक माइथोलॉजी में सही गलत से ज़्यादा ह्यूमंस की नेचर को एक्सप्लोर किया जाता था। उस टाइम के लोग जैसे थे, जो वो करते थे, उसमें सही गलत ढूंढने की कोशिश नहीं करते थे। पर जैसे जैसे रिलीजियस मोरालिटी फैलना शुरू हुई, रिलीजियस मोरालिटी यानी इस तरह के कपड़े पहनना सही है और इस तरह के कपड़े पहनना गलत, ये खाना सही है, ये खाना गलत, अच्छे लोगों की पहचान ये है, बुरे लोगों की ये है। तो जैसे ही रिलीजियस मोरालिटी आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक में फैली, वैसे ही लोगों ने रियलिटी देखने की एबिलिटी खो दी, और उसी टाइम पर ग्रीक लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक का फॉल शुरू हो गया। उसी टाइम पर गॉड और डीमन को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। इसी पर फेडरिक नीचे एक सरकास्टिक वे में बोलते हैं, वी आर मोस्ट डिसऑनरेबल टुवर्ड्स आवर गॉड बिकॉज ही इज़ नॉट परमिटेड टू सिन। रिलीजन आम लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैला। आम लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं पर थिंकर या फिलोसोफर्स नहीं होते, और अधिकतर रिलीजन केवल हेवन और हेल के दम पर चलते हैं। हेवन और हेल यानी डर और लालच, और जहाँ डर है वहाँ से आर्ट, इनोवेशन, लिटरेचर सब खत्म होने लगता है, और जहाँ से आर्ट, लिटरेचर, इनोवेशन ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से समाज का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और इसी डाउनफॉल को फेडरिक नीचे डेकेडेंस बोलते हैं। Later on, when the populace got the upper hand in Greece, fear became remnant also in religion and the Christianity was preparing itself. Religion का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि लोगों को रेडीमेड आंसर मिल गए, जिसकी वजह से लोगों ने सोचना बंद कर दिया अपने बारे में, अपने समाज के बारे में। जो उन्हें बताया गया वो उसे मानते चले गए, और फिर विश्वास या बिलीव करना ही उनकी आदत बन गई। फिर समय बदला, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई,
साइंस भी डेवलप होने लगी, जिसकी वजह से लोग एथिस्ट बन गए। पर ऐसे लोग जिन्होंने सदियों से बस बिलीफ से काम चलाया था, वो अचानक से फिलोसोफर्स तो नहीं बन जाएंगे। वो दोबारा कहीं और देखेंगे, किसी और बिलीफ सिस्टम की तरफ देखेंगे। 19वीं सेंचुरी में कम्युनिज्म की वजह से करोड़ों लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि रिलीजन ने लोगों को कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया, और ना सोचना ही लोगों की आदत बन गई। और जब रिलीजन कमज़ोर हुआ तो कम्युनिज्म ने रिलीजन को रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही लोगों को देखकर फ्रेडरिक नीचे बोलते हैं, एनलाइटनमेंट कॉजेज रिवॉल्ट, फॉर द स्लेव्स डिजायर द अनकंडीशंस, ही अंडरस्टैंड नथिंग बट द टेरिनियस इवन इन मोरल्स, ही लव्स एज ही हेट्स विदाउट नुआंस, टू द वेरी दैट, टू द वेरी पेन, टू द पॉइंट ऑफ सिकनेस। तो हमने देखा कि कैसे रिलीजन जो कुछ भी है वो डर और लालच पर टिका है। तो एक रिलीजियस आदमी काफ़ी डरा हुआ आदमी होता है। डर ही एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी तेज़ी से फैलती है, और जब डर बहुत लोगों में फैल जाता है तो पूरा समाज ही न्यूरोटिक यानी लगभग पागल हो जाता है, और इसी को साइकोलॉजी में मास हिस्टीरिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जब समाज में कोई अफवाह फैल जाती है, जैसे बच्चा चोरी होने की अफवाह, फिर लोग किसी को यानी जिस पर भी शक होता है उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल के सहारे देख सकते हैं कि डर कैसे इंसान को इर्रेशनल बना देता है, और रिलीजन से ज़्यादा इर्रेशनल इंसान को कोई नहीं बना पाता, और रिलीजन से ज़्यादा इंसान को इर्रेशनल कोई नहीं बनाता। रिलीजन के नाम पर पहले इंसान ने ह्यूमन सेक्रीफाइस किया, और फिर एनिमल सेक्रीफाइस, फिर खुद के शरीर को ही सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया, जैसे खाना ना खाना या कांटों पर सोना। शायद इसी के लिए कार्ल मार्क्स ने रिलीजन पर बोला था, इट इज़ द ऑफियम ऑफ द मासेस। और इसी पर फ्रेडरिक नीचे बोलते हैं, देयर इज़ अ ग्रेट लैडर ऑफ रिलीजियस क्रूअल्टी विद मैनी राउंड्स, बट 3 ऑफ दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वंस ऑन अ टाइम मैन सेक्रीफाइस्ड ह्यूमन बींग्स टू देयर गॉड्स, एंड परहैप्स जस्ट हाउ दे लव्ड द बेस्ट। आगे फ्रेडरिक नीचे रिलीजन और रिलीजियस आदमी की बुराई करते हैं, और आर्थर शोपेनहावर को क्रिश्चियनिटी का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस बताते हैं। जैसे रिलीजन के नाम पर लोगों ने इंसानों को मारा, फिर जानवरों को, वैसे ही आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि हमारी दुखों की वजह एक ब्लाइंड विल है, और हमें दुखों को ख़त्म करना है तो इस ब्लाइंड विल को ही ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेडरिक नीचे केवल रिलीजन की बुराई ही करते हैं, वो एक सार्केस्टिक वे में तारीफ़ भी करते हैं। इतिहास में जिन्होंने भी फ्रीली सोचने की या समझने की कोशिश करी है, वो लगभग सारे लोग मारे जा चुके हैं। सोक्रेटिस हो या कोई भी साइंटिस्ट, लगभग सब मारे जा चुके हैं। बिलीवर्स या ब्लाइंड बिलीवर्स या सुपरफिशियल रहना लोगों की मजबूरी है, यानी आम लोगों की मजबूरी है, वरना उनका समाज उन्हें मार देगा। यह जान बचाने की बात है, यह सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात है। इसी पर नीचे बोलते हैं, whoever has seen deeply into the world has doubtless divined what wisdom there is in the fact that men are superficial. It is their preservative instinct which teaches them to be flighty, loathsome and false. फ्रेडरिक नीचे sarcastic वे में रिलीजन की तारीफ करते हुए बोलते हैं, रिलीजन और कुछ करे ना करे पर प्रीस्ट को पावर में बनाए रखने में मदद ज़रूर करता है। With the help of religious organization, they secure to themselves the power of nominating king for the people. रिलीजन में इज्जत केवल उसे ही मिलती है जो अपने शरीर को किसी न किसी तरीके से टॉर्चर करे, यानी किसी कोने में अकेले में जाकर अपने आप को खाना खाने से रोके, सेक्स करने से रोके। अगर तुम 1-2 दिन भूखे रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि कैसे खाना तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचने लगता है। विक्टर फ्रैंक अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में प्रिजनर्स इतने भूखे थे कि उनके सपनों में भी खाना ही दिखाई देता था। उसी तरीके से अगर तुम अकेले जंगल में चले गए तो शायद तुम लोगों के ख्याल में ही खोए रहो। उसी तरीके से तुम अगर सेक्सुअली रिप्रेस्ड हो तो तुम्हारे मन में दिन भर सेक्स घूमता रहेगा। और रिलीजन में हमें इन तीनों चीज़ों का कॉम्बो दिखाई देता है, यानी हंग्री, सेक्सुअली रिप्रेस्ड और अलोन। आज के टाइम में भूख का मतलब केवल पेट वाली भूख नहीं है। आज के टाइम में भूख का मतलब हो गया पैसों की भूख, फेम की भूख, इज्जत की भूख। और जब सब इंसान भूखे रहेंगे तो वो अपने बारे में कैसे सोच पाएंगे, कैसे क्लियरली देख पाएंगे कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ लोगों को पावर में रखने के लिए,
और कैसे वो खुद पर और समाज पर सवाल उठा पाएंगे जब उनका पेट खाली होगा। पेट खाली यानी भूखे होंगे, भूखे यानी उसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेना। और रिलीजन ने, समाज के लोगों ने केवल उन लोगों को ही इज्जत दी है या आज भी देते हैं जो केवल भूखे हों, और शायद वही भूख आगे चल के उनकी जीने की वजह बन जाती है। इस चैप्टर में फ्रेडरिक नीत्शे क्रिश्चियंस की थोड़ी और बुराई करते हैं और नए फिलोसोफर्स को या थिंकर्स को एडवाइस देकर कहते हैं कि कोई इंसान जितना ऊंचा होता है उसके मरने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचा इंसान रिलीजन पर, समाज पर सवाल उठाएगा और फिर रिलीजियस आदमी या सामाजिक आदमी उसे छोड़ेगा नहीं, उसे मार डालेगा। क्योंकि लगभग सारे लोग इर्रेशनल होते हैं और हायर मैन कभी भी सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा, वो अनप्रेडिक्टेबल बन जाएगा, वो रैशनल होगा। द हायर द टाइप मैन रिप्रेजेंट, द ग्रेटर इज द इम्प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सक्सीड। द एक्सीडेंटल, द लॉ ऑफ इर्रेशनैलिटी is the general constitution of mankind, manifests itself terribly in its destructive effect on the higher order of men, the conditions of whose lives are delicate, diverse and difficult to determine। तो इस रिलीजियस वर्ल्ड में सक्सेस पाने का केवल एक ही तरीका है कि रिलीजन का यूज़ करके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, रिलीजन को ट्रुथ तक पहुंचने का तरीका देखना, ना कि अल्टीमेट ट्रूथ ही मान लेना। वरना हम सब ने देखा कि जब रिलीजन को फाइनल ट्रूथ की तरह देखा जाता है तो केवल खून ही बहता है। इसी पर फ्रेडरिक नीत्शे बोलते हैं, द कॉस्ट इज ऑलवेज एक्सेसिव एंड टेरेबल व्हेन रिलीजन डू नॉट ऑपरेट एज एन एजुकेशनल एंड डिसिप्लिनरी मीडियम इन द हैंड्स ऑफ फिलोसोफर बट रूल वॉलंटरली एंड पैरामाउंटली। दे विश टू बी द फाइनल एंड, not as a means along with other means। I need to know